जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, शब्द, परिभाषा और प्रकार। आज हम शब्द की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लाइक करना भी ना भूलें, जिसका लाइक करने से हमारे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द, एटमोलॉजी, विचार की परिभाषा। शब्द विचार की परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों से बने समूह को शब्द कहते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। कहने का मतलब यह है कि वह कोई छोटे से छोटा वर्ण, कम से कम दो वर्ण, जैसे अ और क, मिलकर एक शब्द बन गया अक। लेकिन उस शब्द का कोई मतलब नहीं है, तो इस शब्द का मतलब होना चाहिए। उस शब्द को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे कि अ च ल, तो अ च ल मिलकर एक शब्द बने जिसका अचल का एक अर्थ होता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। कहने का मतलब वही है, सार्थक वर्ण शब्द जिसका कोई अर्थ हो, निरर्थक नहीं होना चाहिए। जिसका कोई अर्थ हो वही शब्द होता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं, अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे संतरा, चार वर्ण मिलके एक शब्द बनाने से संतरा, कबूतर, टेलीफोन, आ, गाय, घर, हिमालय, कमल, रोटी आदि। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक हैं, जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। कहने का मतलब है कि इनके जो शब्द मैंने ऊपर अभी दिखाया आपको, संतरा, कबूतर, टेलीफोन, आ, गाय, घर, हिमालय, इन सभी का कोई ना कोई अर्थ होता है, इसलिए ये शब्द है। घर में दो वर्णों का मेल है, जिसका अर्थ है मकान, जिसमें लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में, जो अपनी हिंदी व्याकरण है, उसमें निरर्थक शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। आगे चलते हैं। शब्द और पद। यहां शब्द और पद का अंतर समझ लेना। ध्वनि के मेल से शब्द बनता है, जैसे पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। जैसे पानी है, अगर ये किसी वाक्य में आता है कि पानी लाओ, तो इस पद में, पानी लाओ में दो पद हो गए। एक नाम पद जो कि पानी है, दूसरा क्रियापद लेकर आओ, पानी लाओ। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, जैसे पुस्तक लाओ। इस वाक्य में भी दो पद हैं, एक नाम पद, दूसरा क्रियापद। नाम पद आपका पुस्तक, क्रियापद लाओ। तो ये शब्द हो गया सिर्फ पानी। और पद किसी वाक्य में होता है, नाम पद भी हो सकता है, क्रियापद भी हो सकता है। क्रिया पद वो होता है इसमें क्रिया की गई है, नाम पद वो होता है जिस किसी चीज का नाम हो गया। पानी एक वस्तु है, उसका नाम है। पुस्तक एक वस्तु है, उसका नाम है। तो पुस्तक एक नाम पद हो गया और लाओ क्रियापद हो गया, क्योंकि वो क्रिया है। चलिए आगे चलते हैं। शब्द के भेद। शब्द के भेद अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई सारे भेद हैं। और शब्द के और भी भेद हैं। फिलहाल हम ये मुख्य चार भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और व्युत्पत्ति की दृष्टि से, हम इसमें इन्हीं चार भेदों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए। तो आगे चलते हैं। अब हम आगे अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद जानेंगे। अर्थ की दृष्टि से इसको हम पूरा डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सार्थक शब्दों, और इसके मतलब दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में क्या होता है, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, खटमल,
रोटी, सेब। इन कमल का भी अर्थ होता है, खटमल का भी अर्थ, उसका नाम है रोटी भी, सेब एक वस्तु हो गई। इन सबका एक अर्थ होता है, तो सार्थक शब्द कहलाता है। अब बात आती है निरर्थक शब्द की। निरर्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे राठी, राठी ये शब्द तो हो गया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। विठा, ची, वाना, वोती, कोई वर्ड का ये शब्द जो हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इसमें एक नोट भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे पानी सार्थक शब्द है और नीपा उसी का उल्टा ले लीजिए आप, नीपा निरर्थक शब्द है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। प्रयोग की दृष्टि से दूसरा टॉपिक है, उसी में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। कहने का मतलब प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। कहने का मतलब शब्द जो होते हैं वर्ण से मिलकर शब्द बनता है और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। तो शब्दों के सार्थक मेल से, जो अपने सार्थक शब्द हैं उनके मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वाक्य जब ज्वाइंट होते हैं तो कोई रिलेशन होता है तो भाषा होती है, और शब्द ही भाषा की प्राणवायु होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं। मतलब प्रयोग की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब यह है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। यहां पर हम पहले विकारी शब्द के बारे में जानेंगे, उसके बाद अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे। विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या है? जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार होता है। कहने का मतलब शब्द रहता है लेकिन लिंग के साथ उसका मतलब बदल जाता है और वचन के साथ उसका प्रयोग बदल जाता है और कारक के साथ भी उसका प्रयोग, उसमें प्रयोग में परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे, या इसकी दूसरी परिभाषा अगर देख लीजिए, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विकार यानी परिवर्तन। विकार का मतलब ये होता है परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण विकार आ जाता है, मतलब परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, आप ये ज्यादा बेटर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे लिंग, लिंग के परिवर्तन में आप ध्यान दीजिएगा, लड़का पढ़ता है और लड़की पढ़ती है, ये लिंग का परिवर्तन हो गया। और वचन में क्या, लड़का पढ़ता है और लड़के पढ़ते हैं। कारक, लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो, ये दोनों कारक ही हैं, लेकिन इसमें कहने का मतलब शब्द का अर्थ बदल जाता है। इसमें शब्द के कहने में जो परिवर्तन आ जाता है, लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, तो वचन की परिवर्तन हो गया। लिंग, लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ते हैं, लिंग का परिवर्तन हो गया, ये विकारी शब्द हो गया। आगे चलते हैं, अविकारी शब्द की बात करते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि विकारी शब्द जिनकी परिवर्तन होता है, अविकारी शब्द मतलब परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में, आ प्लस विकारी यानी जिसमें परिवर्तन ना हो, मैंने आपको पहले बताया, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक आदि। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। संबंध बोधक, प्रीपोजिशन इंग्लिश में। समुच्चय बोधक, अंग्रेजी में कॉन्जक्शन कहते हैं। विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। आगे बात करते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से भेद। शब्द के उत्पत्ति की दृष्टि से भेद, इसके बारे में जानते हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, इसके दो भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के दो भेद हैं, नहीं सॉरी, चार भेद हैं। देशज शब्द और विदेशी शब्द। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, इनके बारे में हम जानेंगे। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं।
संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब उनका वास्तविक रूप में ही प्रयोग होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा समझ लीजिएगा, तत्, उसके, सब, समान। कहने का मतलब उसके समान, यानी वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के ले लिए गए, उनका हिंदी भाषा में वही उसी तरीके से वर्ड लिखा जाता है, और संस्कृत भाषा में भी मूल रूप उनका वही रूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्हें हम तत्सम कहते हैं, उनके समान, उसके समान। कहने का मतलब है जैसे, पहले इसकी भाषा समझ लेते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। ये संस्कृत में भी इसी प्रकार एज अ टिस यूज होते हैं, और हिंदी में भी कवि संस्कृत में भी यूज होता है, और माता संस्कृत में भी, हिंदी में भी। इसमें कोई संस्कृत हिंदी में बदलाव नहीं होता है। जिसमें बदलाव होता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। इसकी परिभाषा दूसरे शब्दों में समझ लीजिए। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए। कहने का मतलब अपना रूप बदल के, अपने लिखने के तरीकों को जो उसमें लिखते हैं माता, तो तत्सम में भी संस्कृत में उसको माता लिखते हैं, हिंदी में भी माता लिखते हैं, लेकिन इसमें जो इसकी एग्जाम्पल है उसमें काफी अंतर होगा, आगे देखेंगे आप। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसका तद्भव का अर्थ समझिएगा, तद उससे, और भव का मतलब होना, उससे होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए तद्भव कहलाते हैं। उसके होना, उससे होना, उसके जैसे हैं लेकिन कुछ बदलाव है इनमें। जैसे कृष्ण, कृष्ण विकसित होकर कान्हा बना। जो कान्हा हिंदी का शब्द है, कृष्ण संस्कृत का शब्द, थोड़ा बदलाव रहता है इनमें। जैसे वर्षा, हिंदी में वर्षा। हस्त से संस्कृत का शब्द हो गया, हाथ हिंदी का शब्द हो गया। ये बदलाव लेकर ही हिंदी में आए। जैसे संस्कृत में अग्नि, हिंदी में आग। ये अर्थ इनका एक ही है, लेकिन इनका बदलाव जो प्रयोग करने का तरीका है वो बदल गया। उसमें संस्कृत में अग्नि प्रयोग करते हैं और हिंदी में आग प्रयोग करते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। आगे बात करते हैं हम देशज शब्द की। देशज शब्द नाम से पता चल रहा है कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हो। मतलब उनके उत्पत्ति कहां से प्रयोग में आए उनका कुछ भी पता नहीं है, उनके मूल का पता नहीं है, लेकिन वो प्रचलन में, मतलब आम बोलचाल में, वो भाषा में हमारे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में कुछ और हो गया, अपने यूपी में कुछ हो गया, एमपी में कुछ और हो गया। ये सब है देश शब्द हो गए, इनके बारे में ध्यान देंगे। उदाहरण है इनके, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की। ये सारी चीजें हैं हमारे देश में प्रयोग की जाती है। बाहर फॉरेन कंट्रीज में हम जाएंगे तो इन सब वर्ड का यूज वहां पर नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश से शब्द, हमारे देश के लैंग्वेज है, ये हमारे यहाँ पर ही बोले, इनके मूल का कोई पता नहीं है, ये आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, ये सब देशज शब्द हैं। अब बात करते हैं आगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या है? विदेशी भाषाओं से मुख्यतः हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जो हिंदी में शब्द आए हैं विदेशी भाषाओं से, जो भी फॉरेन की कंट्रीज हैं, अरब, फारसी, फ्रांस, तुर्की, इंग्लिश, अंग्रेजी, ये पुर्तगाल वगैरह जो भी कंट्रीज हैं, वहां से जो भी उनकी भाषा, जो शब्द हमारे हिंदी में आए, उनको हम विदेशी शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। अंग्रेजी शब्द, पहले हम अंग्रेजी शब्द के बारे में जानेंगे। अंग्रेजी शब्द वे शब्द जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए। सिलेट, अस्पताल, ये अंग्रेजी का शब्द है, ध्यान दीजिएगा, अस्पताल। टिकस, कप्तान,
हालांकि कप्तान को इंग्लिश में कैप्टन लिखते हैं, लेकिन वो उसको कैप्टन कहते हैं, लेकिन उसका मतलब कप्तान नहीं होता। ये अंग्रेजी शब्द हो गए। तुर्की शब्द कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा। कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं, उनको हिंदी में मिलाया गया है। ये विदेशी शब्द हो गए। जैसे और इनके बारे में डीपली जानेंगे। फारसी शब्द, फारसी शब्द क्या है? मासा, तेज, तीर, तबाह, तनख्वाह, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में मिलाए गए। विदेशी शब्द हो गए। पुर्तगाली, पुर्तगाली शब्द आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, ये सब हमारे यहाँ पे आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये सभी शब्द जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सारे विदेशी शब्द हैं। सिलेट, अस्पताल, टिकस, कप्तान, ये अंग्रेजी शब्द हैं, लेकिन हिंदी में आए, हम हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं। कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, ये भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये तुर्की शब्द हैं, तुर्की भाषा से लिए गए हैं, तुर्की भाषा से हिंदी में मिलाए गए हैं। कहने का मतलब यही है। फारसी शब्द मासा, तेज, तीर, तवा, तनख्वाह, ये शब्द भी फारसी भाषा से लिए गए और फारसी भाषा से हिंदी भाषा में मिला लिए गए विदेशी शब्द होते हैं। पुर्तगाली शब्द आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्तर, ये सारी चीजें, सारे शब्द पुर्तगाली शब्द हैं और इन्हें हिंदी में भी मिलाया गया है। ठीक है, ये सब विदेशी शब्द हो गए। इसके आगे वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आप ज्ञान डोज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।